नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम विराम चिन्ह का प्रयोग सीखेंगे, देखेंगे कि विभिन्न विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो आइए हम विराम चिन्ह का अर्थ जानें। विराम का अर्थ होता है ठहराव। लिखते समय या बोलते समय यदि विराम न हो तो पाठक या श्रोता को भाषा के सम्यक ज्ञान में कठिनाई होती है। एक ही वाक्य के कई अर्थ निकल सकते हैं, वह भ्रमित हो सकता है। जैसे उसे रोको, मत जाने दो। रोको के बाद अल्प विराम हुआ तो यहाँ रोकने की बात हो गई। उसे रोको मत जाने दो, मत के बाद अल्प विराम हुआ तो जाने की बात हो गई। उपर्युक्त दोनों वाक्यों के अर्थ में जो अंतर दिख रहा है वह सिर्फ विराम चिन्हों के प्रयोग के कारण ही दिख रहा है। तो इस तरह से विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में बदलाव आ जाता है, अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। अल्प विराम, अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा ठहराव, थोड़ी देर के लिए रुकना। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। नंबर 1, यदि वाक्य के बीच में अव्यय हों तो उनके पहले। नंबर 2, यदि एक ही प्रकार के शब्द या वाक्यांश आए। नंबर 3, यदि वाक्य में यह, उसे, तब, अब आदि लुप्त हों। जैसे जब जाना ही है अल्प विराम, चले जाओ, यहाँ तो लुप्त है। नंबर 4, यदि वाक्य का आरंभ हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच आदि से हो। आगे है संबोधन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग भी होता है। जैसे देशवासियों अल्प विराम मेरे हाथ मजबूत करो। ऐसे यदि शब्द को 2-3 बार दोहराना हो, जैसे नहीं, नहीं, चलो, चलो। आगे तिथि में इसका प्रयोग होता है। जैसे 15 अगस्त अल्प विराम 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ पूर्ण विराम। पत्र में संबोधन के बाद इसका प्रयोग होता है। किसी की उक्ति के पहले की के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। जैसे सोहन ने कहा अल्प विराम मैं दिल्ली जाऊंगा पूर्ण विराम। अब आगे नाम, ओहदा और पता में प्रत्येक पद के बाद इसका प्रयोग होता है। जैसे प्रोफेसर SK सिंह अल्प विराम प्रधानाचार्य अल्प विराम हिंदी विभाग अल्प विराम पटना विश्वविद्यालय पटना अल्प विराम मेरे मित्र हैं पूर्ण विराम। आगे है अर्ध विराम। अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम ठहराव के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके निम्नलिखित प्रयोग हैं। नंबर 1 में जहां मुख्य वाक्य और समानाधिकरण का संबंध बहुत अधिक न हो, ऐसे वाक्यों के बीच संबंध न होते हुए भी कुछ न कुछ संबंध अवश्य रहता है। जैसे नदी के किनारे टहल रहा था, अर्धविराम मंद मंद हवा बह रही थी, अर्धविराम हम लोग बातों में मशगूल थे कि सहसा एक चीख सुनाई पड़ी, पूर्ण विराम। अब दूसरा है यदि मुख्य वाक्य के परिणाम की व्याख्या अन्य वाक्यों से करनी हो। जैसे बड़े ऑफिसर के आते ही ऑफिस का परिदृश्य बदल गया, अर्धविराम बिल्कुल शांति छा गई, अर्धविराम लोगों की जबान बंद हो गई, अर्धविराम सभी अपने अपने काम में लग गए। नंबर 3 है जब वाक्य और उपवाक्य अथवा उपवाक्यों में बहुत अधिक संबद्धता न हो। जैसे अब क्या करूं, अर्धविराम वह रूठ कर चला गया, पूर्ण विराम। अगला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरा ठहराव। वाक्य की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सभी बच्चे चले गए, पूर्ण विराम। अगला है उपविराम। इस चिन्ह का प्रयोग प्रायः पुस्तक, निबंध आदि के शीर्षक में होता है। जैसे कश्मीर उपविराम ए ट्रेजेडी ऑफ एरर्स, ये पुस्तक का नाम हो गया। विज्ञान उपविराम अभिशाप या वरदान, यह निबंध का शीर्षक हो गया। अब है प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न पूछने, जिज्ञासा या संदेह आदि की स्थिति में होता है। आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। जैसे हर्ष, विषाद, घृणा, करुणा, आश्चर्य, भय, शोक आदि तीव्र भावों को व्यक्त करना हो। उसके बाद देवी, देवता, ईश्वर आदि के संबोधन में अपने से छोटों के प्रति शुभकामना या सद्भावना प्रकट करने में, जैसे मुबारक हो, पुत्रवती भव, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। अब है संयोजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जब 2 शब्दों को जोड़ना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग करें। आगे उदाहरण चिन्ह।
यह दो प्रकार का होता है, एकल उदाहरण और दोहरे उदाहरण। जब किसी लेखक या पुस्तक की उक्ति को ज्यों का त्यों उद्धृत करना हो, पुस्तक का नाम, किसी व्यक्ति का उपनाम, गद्य या पद्य के शीर्षक आदि लिखते समय एकल उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी महत्वपूर्ण सूक्ति या किसी महान व्यक्ति के कथन में दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे है कोष्ठक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कई स्थितियों में होता है, जैसे वाक्य में प्रयुक्त किसी पद या संपूर्ण वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, नाटकीय संवादों में इसका प्रयोग होता है और क्रम संख्या को घेरने में इसका प्रयोग होता है। आगे है निर्देश चिन्ह। इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, किसी बात पर बल देने के लिए, लेखक, पुस्तक और उदाहरण के नाम के पहले, किसी वाक्य के बीच जब कोई स्वतंत्र वाक्य या वाक्यांश आ जाए तो उसके दोनों ओर इस चिन्ह का प्रयोग होता है, किसी संवाद में वक्ता के कथन के पहले। आगे है लोप चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है, यदि वाक्य के अंतर्गत किसी अवांछित शब्द या शब्दों को छोड़कर लिखना हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्नों में गद्य या पद्य की कोई पंक्ति छोड़ दी गई हो, तो वहाँ इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। आगे है लाघव चिन्ह। जब किसी शब्द को पूरा न लिखकर संक्षेप में लिखना हो, जैसे डॉक्टर को डा, मिस्टर को मी, है ना, तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। इस चिन्ह को लिखते समय शब्द या शब्दों की पुनरुक्ति से बचने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हम श्रीमान और नाम लिखते हैं किसी का, और श्रीमान का प्रयोग बार बार कर रहे हैं, तो इस चिन्ह का प्रयोग हम कर सकते हैं। आगे है त्रुटि चिन्ह। लिखते समय यदि कोई शब्द या वाक्य छूट जाए तो उस छूटे हुए शब्द या उपवाक्य को ऊपर लिखकर नीचे इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे है विवरण चिन्ह। किसी वस्तु या व्यक्ति का सविस्तार वर्णन करने में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे विश्व में कई ऐसे देश हैं जिसके पास आणविक हथियार है, जैसे के बाद इस चिन्ह का प्रयोग हम कर देते हैं। तो बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको विभिन्न चिन्हों से अवगत कराया। आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। साथ ही इन चिन्हों का प्रयोग आप भाषा में सही तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस लॉकडाउन के स्थिति में आप सभी विभिन्न विषयों पर अध्ययन कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा कि चिन्ह से संबंधित एक वीडियो भी रखा जाए ताकि इससे आप लाभान्वित हों और इन सभी चिन्हों के आधार पर आप वाक्य निर्माण कर सकें। इसी के साथ आज इसकी हम समाप्ति करते हैं। आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।